नमस्कार दोस्तों। निबंध की क्लास तीसरी। कुछ बेसिक्स बातें और बची हैं, कुछ मूलभूत अवधारणाएं जो आपके निबंध लेखन को अच्छा बनाने में, निबंध लेखन को सीखने में आपकी मदद करती हैं। हमने अभी तक की जो बातें की हैं उनमें वो सारी बातें की हैं कि निबंध लिखने की पूर्व शर्तें क्या होती हैं, भाषा कैसी होनी चाहिए, कहाँ कितना कैसे उदाहरण देना है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, आगे भी देखते रहेंगे। लेकिन आज के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको मैं यहाँ पर नोट कर दूँ। कैसे लिखूँ, ये आपका प्रश्न होता है। निबंध को कैसे लिखें? कैसे लिखने में इसकी स्टार्टिंग भी आती है, कहाँ से इसकी शुरुआत करें। तो शुरुआत कहाँ से और कैसे करें? कई लोगों को बड़ी बोरियत महसूस होगी कि ये सब तो हम जानते हैं, बचपन से तो निबंध लिखते ही आ रहे हैं, छोटे बच्चों वाली क्लास चल रही है। काश हम छोटे बच्चे फिर से बन पाते, और आप लोग छोटे बच्चे अगर बन जाएं तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे जो उनको दिया जाता है उसको होमवर्क मान के करते हैं। कल के होमवर्क पे बहुत सारे लोगों ने काम किया है, ग्रुप में शेयर है, उस पर कमेंट्स दिए जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है वो यही मान के कि नहीं किया है कि अब तो हम बड़े हो गए हैं, हम होमवर्क क्यों करें। सामग्री कहाँ से लाएं? जिसको आप कहते हैं कंटेंट। सामग्री कहाँ से लाएं, कहाँ से लें, कैसी सामग्री हो, इसमें दो बातें आ जाती हैं। एक तो कैसी सामग्री होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए तो लाएं कहाँ से। भाषा की बात हमने की ही थी कि भाषा कैसी होनी चाहिए। भाषा हमने बताया था कि सरल होनी चाहिए, प्रवाहमय होनी चाहिए, समझने योग्य होनी चाहिए। ऐसी भाषा जो समझने में दुरूह हो, जो जिसमें प्रवाह महता न हो, बीच बीच में ब्रेक हो जाती हो, तो वो भाषा किसी काम की नहीं है। एक मुद्दा और बहुत गंभीर है, आंकड़ों के प्रयोग को लेकर। इसमें दो बातें आती हैं। आंकड़ों का प्रयोग, एक तो बात आती है कि कितना करें और कहाँ करें, क्यों करें, कितना करें, कहाँ करें। तो कितना और कैसे या कहाँ, कौन से आंकड़े हैं जिनका हमको प्रयोग करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए, ये भी एक गंभीर मुद्दा है निबंध को लेके। अगर इन चीज़ों को हम देख लेते हैं तो बेसिक क्लास लगभग हमारी ख़त्म हो जाएगी। पहले वाली दो जो क्लास हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला हम उठाते हैं कैसे लिखें। अभी तक की जो बात हुई थी उसमें सबसे बेसिक बात हुई थी कि निबंध जो है वो हमारी मौलिक अभिव्यक्ति होती है, हमारे मौलिक विचार होते हैं, हमारे दूसरे की कॉपी किए हुए विचार नहीं होते हैं। जो हम सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में, वही विचार हमको लिखने चाहिए। तो सबसे पहली शर्त है कैसे लिखें, तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि मौलिक विचार दें। दूसरी बात आती है, एक एक करके अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। दूसरी बात आती है कि जो निबंध में बातें लिखें, तो मौलिक तो आपका विचार है, लेकिन अगर ये व्यवहारिक नहीं है, हो सकता है आपका कोई विचार हो जो कि व्यवहार में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो व्यवहारिक विचार अगर नहीं है तो भी समस्या है। मौलिकता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए। और अगर आप मौलिकता लाना चाहते हैं और व्यवहार भी, इसमें व्यवहारिकता भी लाना चाहते हैं,
तो अपने आसपास के उदाहरण, आसपास की जो घटनाएं हैं, जो कुछ आपके आसपास हो रहा है उसके बारे में, जो मुद्दे हैं, मुद्दे अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, हो सकता है कोई मुद्दा आपको बुरा भी लग रहा हो, इनको अगर आप आसपास के उदाहरण को, घटनाओं को, मुद्दों को, कोई भी चर्चा का विषय है, कोई समस्या है, कोई आपात की स्थिति आई है, कुछ भी समस्या है, समस्या में सारी चीज़ें आ गई, अगर इनको वैचारिक अभिव्यक्ति देने में आप सफल हैं तो आप एक अच्छे निबंध लेखक हो सकते हैं। आपने जो देखा, जो महसूस किया, जो समाज में देखा, किसी धर्म से संबंधित बात है या सामाजिक कोई मुद्दा है, वैज्ञानिक कोई इशू है, कुछ भी है, अगर उसको आपने शब्दों में, अपने विचारों में अभिव्यक्त करने का आपके अंदर हुनर है और आप कर सकते हैं, तो आप निबंध लिख सकते हैं किसी भी विषय पर। मौलिक विचार कहाँ से आएंगे? कोई मुद्दा केंद्र में रखिए, जैसे कल हमने आपको चिंतन करने के लिए कहा था, और उसके चारों तरफ आप जितने भी उसके बारे में फैक्ट कलेक्शन हो सके उसको करिए। जो टॉपिक होगा, टॉपिक आपका यहाँ होगा और उसके चारों तरफ फैक्ट कलेक्शन आप कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जब आप पढ़ते हैं तो आप बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, लगभग हर मुद्दे से आप वाकिफ़ होते हैं। हर मुद्दे को आप, अगर आपके सामने रखा जाए तो आप बता सकते हैं कि हाँ, इसके बारे में मैं जानता हूँ, जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। हर मुद्दे का दायरा भी है जो आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। प्रीलिम्स में जो फैक्ट आप पढ़ते हैं, अगर उन्हीं फैक्ट्स के आधार पर आप अपने विचारों को लिख दें, इतने फैक्ट आपके पास होते हैं, आप उनके हिसाब से लिख दें, तब भी आपका काम कई बार बनता हुआ नज़र आपको आएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन समस्या यही होती है कि वहाँ पर अगर केवल फैक्ट कलेक्शन आप कर देंगे, जिनकी बात हम यहाँ पर करेंगे सामग्री और कंटेंट में, तो केवल फैक्ट कलेक्शन निबंध नहीं है। कल की बात याद करिए कि जो निबंध है वो गद्य की कसौटी है, जैसे कविता पद्य की कसौटी है, पद्य कवि की कसौटी है, ऐसा आप कह सकते हैं। ऐसा कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने कि पद्य जो है वो कवि की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। और उसमें ये भी कहा गया था श्याम सुंदर दास जी के द्वारा कि गहन विचार और उनकी अभिव्यक्ति होती है, तो गहन विचार होने चाहिए। ये आपके विचार मौलिक हैं, लेकिन मौलिक विचार सतही नहीं होने चाहिए, एक क्रम होना चाहिए उन विचारों में। और उन विचारों में जो क्रम है वो कब आएगा, उन विचारों में आप अच्छा कब लिख पाएंगे? तभी लिख पाएंगे जब आप उस पर सोच सकेंगे। सोचने, चिंतन करने की क्षमता आप में होगी, और चिंतन जब आप कर सकेंगे तभी ये विचार आप दे पाएंगे, तभी ये विचार आप लिख पाएंगे। तो मौलिक विचार यानी कि आपके अपने द्वारा सोचे गए विचार, हो सकता है वो किसी विद्वान के विचार से कमतर हो, किसी लेखक के विचार से कमतर हो, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके मौलिक विचार हैं, आप उसको लिख के उसमें मार्क्स पा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे अच्छे विचार हों। मौलिक विचारों का मतलब ये नहीं है कि वो सबसे अच्छे विचार हैं, जितना आप सोच सकते हैं। आपसे अच्छे विचार लेखक के हो सकते हैं, किसी दूसरे आपसे अच्छे विचार एग्जामिनर के हो सकते हैं, लेकिन इस आधार पर वो आपके मार्क्स नहीं कट करेंगे एग्जामिनर महोदय कि ये तो हमसे कम सोच पा रहा है। वो आपकी क्षमताओं को जानते हैं, आप अपने स्तर पर जितना सोच पा रहे हैं, जितना लिख पा रहे हैं, अगर वो मानकों के अनुरूप है, जितना एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाना था उसके अनुकूल है, उसके अनुरूप है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और इतना आप लोग पढ़ लेते हैं, इतने फैक्ट्स आपके पास होते हैं, जो शुरू में आप प्रीलिम्स की पढ़ाई करते हैं, आप जो भी चीज़ें प्रीलिम्स के बारे में या मेंस की तैयारी के दौरान पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं,
आप आसपास की घटनाओं को देखते हैं, सुनते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, न्यूज़ में डिबेट देखते हैं, जो कि सामग्री में अभी हम बात करेंगे। तो वही चीज़ें अगर आप फैक्ट कलेक्ट करके अपने शब्दों में, लास्ट में यही आता है, अपने शब्दों में, मौलिक विचार वहाँ तक कैसे भेजेंगे? अपने शब्दों में आप व्यक्त करेंगे। अपने शब्दों में अगर आप लिखने में कामयाब रहते हैं तो आप निबंध में अच्छी स्टार्टिंग कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। व्यवहारिकता होनी चाहिए। व्यवहारिकता तभी आएगी जब इन विचारों का आप अनुप्रयोग कर पाएँ। जो आपने सोचा इसका सदुपयोग कुछ हो। आप किसी मुद्दे का, किसी भी घटना का, किसी भी समस्या का जिक्र कर रहे हैं और अगर वो व्यवहारिक बात आप नहीं कह रहे हैं, आप सारी एक्सट्रीम बात कर रहे हैं, जितनी भी बातें कर रहे हैं वो थोड़ा सा लाइन लेंथ से हट के हैं, आप सोच बड़ा अच्छा रहे हैं लेकिन बड़ी क्रांतिक विचारधारा है आपकी, क्रांतिकारी बातें आप कर रहे हैं, वो मान्य नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई क्रांति नहीं लानी है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक अच्छा निबंध लिख के नंबर पाना है। यहाँ पर आप बड़े विद्वान बनने की कोशिश मत करिए कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मुझे बहुत सारा फैक्ट आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ इसके बारे में। कई बार आप बहुत अच्छा फैक्ट डाल के भी बहुत अच्छा निबंध नहीं लिख सकते। आंकड़ों के प्रयोग में अभी हमको बात करनी है, लेकिन अगर आपने इतना कर दिया कि आपका जो विचार है उसमें व्यवहारिकता है, व्यवहारिक पहलू उसका है, तो आप काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। व्यवहारिक पहलू क्या है? व्यवहार में और सिद्धांत में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे बाढ़ आई, कोरोना महामारी, संस्कृति साहित्य, सिनेमा साहित्य, कृषि की समस्याएं, भारत की आर्थिक स्थिति जो इस समय है, भारत और विश्व के अन्य देशों के साथ उनके संबंध, किसी भी मुद्दे पर आप लिख रहे हैं तो जो व्यवहारिक पक्ष है वो ये है कि आप क्या सोचते हैं, वो कहाँ तक। जैसे बात होती है हरित क्रांति की, जब आप हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे तो लगेगा आपको कि सारी समस्याओं की, किसानों की समस्याओं का समाधान एक हरित क्रांति करने में सक्षम है। लेकिन जब उसके व्यवहारिक पक्षों पर आप जोर देंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इसमें कुछ खामियां भी हैं। तो जो आलोचनात्मक पक्ष होता है वो जब आप उसकी व्यवहारिकता देखते हैं खास करके, तभी आपको वो समझ में आता है। और विश्लेषण जब आप करते हैं तब भी आप व्यवहारिकता के आधार पर विश्लेषण करते हैं। जब आप विश्लेषण कर रहे होंगे किसी भी विषय का, किसी भी मुद्दे का, तो कितना व्यवहारिक है, कितना इसका उपयोग है, दुरुपयोग है, सदुपयोग है इस पर। और इसका सबसे सही तरीका है कि आसपास जो आपकी घटनाएं हो रही हैं उनको आधार बना के आप देखिए कि आप जो सोच रहे हैं, आपके जो मौलिक विचार हैं वो कितने व्यवहारिक हैं, व्यवहारिक विचार हैं कि नहीं। और उदाहरण वही दीजिए, मैंने क्या कहा था कि एक सामंजस्य आप बैठा ले जाएंगे अगर अपने और पाठक के बीच में, तो निबंध आपका अच्छा हो जाएगा। पाठक जब पढ़ेगा तो मैंने कहा था पहली क्लास में कि सहभागिता का अनुभव वो करे, उसको लगे कि हाँ ये वास्तव में मैं भी जानता हूँ, जैसा ये लिख रहे हैं, ये स्टूडेंट ने जैसा लिखा है वैसा मैं भी जानता हूँ, और वो आपकी लेखन में सहभागी बन जाए। पढ़ने के दौरान वो आपको सपोर्ट कर जाए, कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में, जैसे किसी के बारे में आता है ऐसे आपके बारे में अगर एग्जामिनर के दिल में आ गया कि हाँ ये बड़ा बढ़िया सिस्टमैटिक वे में सोच रहा है, मतलब भर का इन्होंने पढ़ा लिखा है और बढ़िया इन्होंने लिखा है, तो ये साथ साथ अगर उनकी सहभागिता आपके निबंध में हो गई, और वो तभी हो पाएगी जब ये व्यवहारिक विचार होंगे। कोई क्रांतिक विचार नहीं होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, लेकिन ये मौलिकता वहीं तक जहाँ तक आप दूसरे को कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि कभी हेट स्पीच की बात मत करिए, हेट लैंग्वेज की बात मत करिए, ऐसी बातें उसमें मत लिखिए जो आपके विचार में सही हैं लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सही नहीं है, दूसरे को आहत कर सकती हैं। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक दूसरे के स्वतंत्रता का जो घेरा है उसमें आप प्रवेश नहीं करते हैं। आप वहाँ से रूल रेगुलेशन और बहुत सारी चीज़ों के अंतर्गत आ जाते हैं जब आप दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं, दूसरों को अहित करते हैं, दूसरों का अहित करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं। तो ऐसी व्यवहारिकता
मौलिकता के साथ में होनी चाहिए, जो कोई भी पचा सके। सहभागिता का अनुभव लेखक कब करेगा, पाठक कब करेगा, सॉरी, पाठक तभी करेगा जब आपकी बात ग्राह्य होगी। अगर ग्राह्यता उसमें नहीं है, वो उसको पचा नहीं पाएगा, तो कैसे आपकी बात मानेगा। तो ये ध्यान रखिए, यानी कि कोई भी सार इसका क्या है, कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपको नहीं देना है, कोई क्रांतिकारी बिल्कुल बातें आपको नहीं कह देनी है। जैसे कुछ बात आई और आपने कुछ ऐसा थॉट है गुलामी पे लिखना है, ऐसा कुछ स्वतंत्रता पे लिखना है, और आपने जिक्र किया और उसमें ऐसी बातें कर दी कि भारत का जो वर्तमान परिदृश्य है और उसको देखने में यही लगता है कि भारत को फिर से आज़ाद होने की ज़रूरत है, भारत अभी भी गुलाम है, क्योंकि हम अपने अधिकारों की पूर्ति नहीं कर रहे। दुनिया भर के मुद्दे उठा करते हैं। आपने न्यूज़ में देखा है, भाई लोग प्राइवेट चैनल पे जूते चप्पल लेके मार धाड़ कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, और वो बात आपके दिमाग में है और आपने उसको उठा के वहाँ पे चेप दिया और कहा कि आज तो बिल्कुल हमने बहुत बढ़िया लिखा है, और वहाँ पर संबित पात्रा जैसे बोल रहे थे, उनसे कम थोड़ी ना हूँ मैं। समस्या हो जाएगी। ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, राजनीतिक चर्चा यहाँ पे नहीं चल रही है। वो पार्टियाँ अपने हितों को साधने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए बहुत प्रकार के तर्क देती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ओवैसी नहीं बनना है, यहाँ पर आपको संबित पात्रा जी जैसा व्यवहार नहीं करना है। यहाँ पे आपको सामान्य बातें कहनी है जो व्यवहारिक हो और ग्राह्यता जिसमें हो, जिसको कोई भी ग्रहण कर सके, हाँ कहे कि हाँ ये बढ़िया है। बस इतना केवल इसका मतलब था। शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब निबंध हम लिखने लगेंगे तो रोज़ शुरुआत होगी, रोज़ आपको समझ में आएगा, लेकिन शुरू में मैं आपको इतना देना चाहता हूँ, आज कुछ टास्क भी आपको दूंगा, 2-4 मुद्दे जिस पे आप सोच सकें कि हाँ शुरुआत ऐसे ऐसे की जा सकती है, कैसे की जा सकती है। इस शुरुआत को सोचकर आप बताएं। जितने भी विद्वान हैं, जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हैं, जितने भी विचारक हैं, जितनी भी कहानियाँ हैं, जितने उपन्यास हैं, जितने नाटक हैं, जितनी लोक कथाएँ हैं, ये सब आपके लिए सामग्री है। कोई भी उद्धरण, कोई भी घटना, कविता, पंक्तियाँ, कुछ भी उक्तियाँ, कथन लेखकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, है ना, जो भी आपने कहीं पढ़ा है, लिखा है, सब कुछ आप यहाँ से शुरू करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि आतंकवाद की घटना पे अगर आपको लिखना है तो कोई घटना का जिक्र जो पेपर में आपने कहीं पढ़ा है उसका करके शुरुआत कर सकते हैं। उसकी विभीषिका जैसा शब्द हमने कहा था, उसकी विभीषिका से शुरू कर सकते हैं। साहित्य के बारे में आपको लिखना है तो साहित्य के बारे में किसी लेखक के विचार को आप उठा के लिख सकते हैं। ठीक है। गरीबी के बारे में लिखना है, किसी की ऐसी पंक्तियां आप उठा सकते हैं जो गरीबी को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रही हैं। जो बातें आप 10 लाइन में करेंगे वो 1.5-2 लाइन में, 2 लाइन में वो बातें वो कर जाते हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे और बातें किताबी हैं। मिलता जुलता भी आप लिख देंगे, मान लो सटीक आपको नहीं याद है, थोड़ा बहुत याद है, सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख दीजिए, काम चल जाएगा। ग्राम विकास की बात हो रही है, सरकारी योजनाओं की बात हो रही है, गांव में गरीबी की बात हो रही है, गांव में सुविधाओं के ना पहुंचने की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है। आदम गोडवी जी की ये लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है। अहिंसा की बात हो रही है, बकरी पाती खात है ताकि मुई खाल, जो नर बकरी खात हैं ताके कौन हवाल, कबीर ने कहा है। परोपकार की बात हो रही है, परहित की बात हो रही है, तो आपने तुलसीदास जी का
कोई बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। आगे जब हम निबंध लिखेंगे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मैं आपको पूरा लिस्ट भी दूंगा, पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा आपको संस्थान की तरफ से, जिसको आप अलग अलग जगहों पे उपयोग कर पाएंगे। लेकिन अभी सीख लीजिए कहाँ पर किसका उपयोग कैसे करना है ना। धार्मिक आडंबरों पर बात हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत तौर पर समाज में प्रचलित हैं, धर्म के नाम पर प्रचलित हैं, उन पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं जिनको धर्म से रिलेट करके धर्म के नाम पर आगे बढ़ाया जाता है, कैरी ऑन किया जाता है। तो उनका अगर आपको कुछ करना है, उनका काट करना है, उनका विरोध करना है, तो कबीरदास जी आपके साथ हमेशा बगल खड़े मिलेंगे। उन्होंने समाज के जितने भी ऐसे तत्व हैं, ऐसे कर्ता हैं जिन्होंने समाज को गलत राह दिखाई, चाहे वो मुल्ला हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पंडित हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के लोग हों, तो पंडितों को भी उन्होंने ललकारा, मुल्ला मौलवियों को भी ललकारा, है ना। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। आपके साथ कबीर खड़े हुए हैं। पर्यावरण पे आप लिख रहे हैं, रहीमदास जी आपके सामने खड़े, चेहरा उनका याद आया, आपके बगल में खड़े, उन्होंने कहा कि लिखो ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, है ना। पानी बिन ना उबरे मानुस मोती चून, पानी बिन ना उबरे मानुस मोती चून। एक दिन पूरा अगर जल समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। रहीमदास जी ने तब कह दिया था। जल संरक्षण की बात आज हो रही है, शाश्वत विकास पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो जितने भी गोल हैं उन पे आप लिखना चाहते हैं, तो कबीरदास जी, रहीमदास जी सब आपके साथ खड़े हैं। पेटा आज जो काम कर रहा है, कबीरदास बहुत पहले वो करके चले गए, है ना। भारतीय संस्कृति पर लिख रहे हैं, गुरु की महिमा का बखान करना है। भारत की संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा भी एक रही है जिसमें बहुत अच्छे संबंध पाए गए हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। भारतीय संस्कृति है, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की गौरव गाथा, इन सब पर लेखकों ने बहुत काम किया है। उनका सपोर्ट लीजिए। आप जो कह रहे हैं, अगर वो आपके साथ में कोई दूसरा व्यक्ति जो जिसका कद बहुत बड़ा है, जो बहुत बड़ा लेखक है, बहुत बड़ा विचारक है, वो भी वही बात कह रहा है, तो आप उनका सपोर्ट लेके अपनी बात को कहेंगे तो आपकी बात पुष्ट हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे आपने कोई बात रखी और गांव के मुखिया ने, विधायक ने या किसी ने उसका सपोर्ट कर दिया, हाँ ये बहुत बढ़िया मुद्दा है, बिल्कुल सही है, या जनबल का सपोर्ट मिल गया, तो उसको माना जाता है ना कि हाँ वास्तव में सही बात है। तो ये लोग आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे, प्रकट रहेंगे, और आप इनका खूब उपयोग करिए। कोई आपने रेप की घटना पढ़ी है, कोई आपने छेड़खानी की घटना पढ़ी है, महिला सशक्तिकरण का निबंध आपने लिख रहे हैं, अच्छे शब्दों में, अपने शब्दों में उस घटना का जिक्र करिए। इतने विकास के बावजूद भी अगर आज महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन हम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए और सरकार के लिए चैलेंज का विषय है। सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ने के बावजूद भी महिलाएं अगर समाज में अभी बराबरी का दर्जा नहीं प्राप्त कर पा रही हैं, तो ये हमारे लिए खेद का विषय है, शर्म का विषय है। उस घटना का जिक्र करिए। तो किसी भी पंक्ति के माध्यम से, किसी घटना के माध्यम से कोई कहानी बनाइए, छोटी सी कहानी। लेखन सबको आता है, छोटी मोटी कहानियाँ आपने खूब बनाई होंगी, घर में भी बनाई होंगी, अपने मित्रों के साथ बनाई होंगी। कोई मामला है, कहीं आपको जाना था और कोई मामला हो गया कि अब आप वहाँ नहीं जा सकते, तो आप एक कहानी बना देते हैं। वैसी कहानी यहाँ पर भी आप बना दे सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पर अंतिम उद्देश्य क्या है? जैसे जीवन का अंतिम उद्देश्य है कैवल्य की प्राप्ति, तो बौद्ध और जैन जो कहते हैं कि अंतिम रूप से बिल्कुल कैवल्य की प्राप्ति हो जाए, तो यहाँ पर भी अंतिम रूप से एक कंपटीटर का उद्देश्य यही होता है कि उसको क्या मिल जाए? उसको सिलेक्शन की प्राप्ति हो जाए, सफल हो जाए वो, और उसको पाने के लिए जो भी आपको करना पड़े सब कुछ आप करिए। अगर यहाँ पे कहानी भी गढ़नी पड़ रही है तो क्या बुराई है? जीवन में आपने बहुत सारी कहानियाँ गढ़ी हैं, इसको भी गढ़ दीजिए और आप सिलेक्शन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा बहुत सारे निबंध होते हैं जिसमें रिपोर्ट्स, जो भी रिपोर्ट्स हैं, आंकड़े, यहाँ से भी आप शुरुआत करते हैं। गरीबी पर निबंध है, बेरोजगारी पर निबंध है, कोई योजना पर निबंध है, कोई कार्यक्रम पर निबंध है, कोई भी निबंध है। यहाँ पर आंकड़ों का खेल है, तो आप आंकड़ों से भी शुरू कर सकते हैं। कोई रिपोर्ट उठा के, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, नीति आयोग की रिपोर्ट हो, IMF की रिपोर्ट हो, UNO की रिपोर्ट हो, फिक्की की हो, किसी की भी रिपोर्ट हो, सरकार के किसी महकमे से जारी की गई रिपोर्ट हो, उनका उपयोग करके आप शुरुआत कर सकते हैं। जो बेसिक शुरुआत है कई बार आप परिभाषा से भी करते हैं। जैसे आपसे पूछा गया बाल श्रम पर निबंध, तो आपने सबसे पहले बाल श्रम को डिफाइन करने का काम किया। आपने कहा इसको डिफाइन हम करेंगे, इसका डिफिनीशन आपने बताया। डिफिनीशन के बाद में आपने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ पर है, आर्टिकल बताया। आप इसको थोड़ा सा पलट सकते हैं, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि भारत का संविधान भी जब लिखा जा रहा था तो भारत के संविधान में भी इसको विशेष महत्व दिया गया कि बाल श्रम को कैसे रोका जाए। आप बाल श्रम को लिखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट पर भी आप जा सकते हैं, उनके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, हाल में कोई चीज़ चर्चा में रही हो तो उसका भी जिक्र करके इसको आप लिख सकते हैं। बहुत सारे स्कोप हैं, बाकी जब हम लोग करने लगेंगे निबंध तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसे इन सारी चीज़ों का उपयोग करके आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई आंकड़ा आप जारी करिए, यहीं से शुरू कर दीजिए कि भारत एक ओर तो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो रहा है, आप लिखिए कि भारत फला देश को पीछे करके। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कब क्या आंकड़ा चेंज हो जाए और वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो आपको लगे कि अरे ऐसा तो गलत डेटा बोला जा रहा है, लेकिन आप समझिए उसको कि भारत एक तरफ तो आर्थिक कुलाचे मार रहा है, दूसरी तरफ सामाजिक रूप से आज भी बाल श्रम एक बहुत बड़ी समस्या है, समाज की एक बड़ी समस्या है, मानवता की एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बच्चा फिजिक्स ओलंपियाड में शामिल हो रहा है और उसी उम्र का दूसरा बच्चा गिलास धोने को मजबूर है, घरों में काम करने को मजबूर है। कुछ भावुकता भरी पंक्तियाँ, कुछ ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, जो भाषा आपकी मैंने कल बताया था, तो उस थोड़ा सा भाषाई श्रृंगार का उपयोग करिए। और ये जो श्रृंगार है, श्रृंगारिक जो भाषा है, इसका महत्व होता है। जब आप कोई बात बहुत सजा के, बहुत अच्छे तरीके से, सलीके से कहते हैं तो वो सबको पसंद आती है। इस तरीके से आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आतंकवाद पे लिख रहे हैं तो याद है दिन, याद है वो दिन, या हम नहीं भूले हैं वो दिन जब हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण भवन क्या है, संसद भवन, महत्वपूर्ण भवन को आतंकवादियों ने अपने निशाने पर लिया। और लिखिए आप फला डेट को ऐसे बताएं भी, ऐसा आप लिखिए। आप किसी भी तरीके से जब आप कोई भी निबंध लिखने चलें तो आप पहले ही सोच लीजिए कि हम कैसे कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें जो सबसे बेस्ट स्टार्टिंग आपको लगे। जैसे सीधे लिखने से अच्छा होता है ऐसे स्टार्ट करना जो कि थोड़ा सा कोई घटना हो, किसी की पंक्ति हो, कविता हो, उद्धरण हो, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। बाकी बचपन से तो हम लिखते ही आ रहे हैं, गाय पे निबंध लिखना है तो गाय एक चौपाया जानवर है, इसके 4 पैर और 2 कान, 2 नाक,
मतलब 2 छेद होते हैं नाक में, एक मुंह एक पूंछ होती है, गाय का उपयोग फिर हम लिखते हैं। तो यहाँ से आप स्टार्टिंग करिए, बाकी सब कुछ लिखना है, सामाजिक मुद्दा भी, आर्थिक मुद्दा भी आपको लिखना है, राजनीति से संबंधित है तो राजनीतिक मुद्दा भी लिखना है, संस्कृति से संबंधित है तो सांस्कृतिक मुद्दा भी लिखना है। लेकिन शुरुआत ऐसे कर दीजिए, उदाहरण आगे जब हम निबंध करेंगे तो और समझ में आएगा। सबसे बड़ा मुद्दा कि ये सब चीज़ें हम कर तो लें, लेकिन सामग्री कहाँ से लाएं, कंटेंट कहाँ से आएगा। ये आप तो बता के सब निकल जा रहे हैं सर, और हमारे लिए चैलेंज वहीं की वहीं, जो बातें थी वो चैलेंज वैसे ही बना हुआ है, हम तो वहीं के वहीं रह गए, आप हमको छोड़ के आगे बढ़ गए। आगे हम नहीं बढ़ेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपको हम साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं। सामग्री की जब हमने बात की थी, कंटेंट की, तो हमने अभी कहा था कि आपने प्रारंभिक परीक्षा में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, टॉपिक को आपने सेंटर में रखा और इधर उधर उसके बारे में सोचा, तो आपको लगेगा कि हाँ, एक ही टॉपिक आपने इतिहास में एक दृष्टिकोण से पढ़ा होगा, थोड़े से फैक्ट हैं, भूगोल में हो सकता है उस टॉपिक के और ज़्यादा फैक्ट हों। जैसे जलवायु परिवर्तन आप ले लीजिए, तो उसका इतिहास में कहीं ना कहीं आपने जिक्र, भूगोल में आपने कहीं ना कहीं उसका जिक्र सुना होगा, अर्थव्यवस्था में भी, विज्ञान में भी, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, हर तरीके से सुन रखा होगा। कहीं पे दायरा इसका बड़ा है किसी भी विषय में और किसी में छोटा है, बस इतना अंतर है। लेकिन क्या यही सामग्री पर्याप्त है? तो मैं कहूँगा कि पर्याप्त हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर आप में अभिव्यक्ति की क्षमता है, अगर आप में मूल भाषा में व्यक्त करने की क्षमता है, तो ये चीज़ जो है काम कर सकती है। बहुत बार कम तैयारी में इतनी ही चीज़ों का उपयोग करके लोग अच्छे मार्क्स पा जाते हैं। लेकिन अगर आप में ये क्षमताएं आपने डेवलप नहीं की हैं, लिख नहीं पाते हैं, अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, समस्या होगी। इससे भी ज़्यादा चीज़ें होंगी तो समस्या होगी। सामग्री उनके पास ज़्यादा होती है जो अपनी आँख, कान बिल्कुल खुले रखते हैं, है ना। और यानी कि आँख से आप पढ़ते हैं, आँख से आप देखते हैं, तो पढ़ने और देखने का आप काम करते हैं और इससे सुनने का काम करते हैं। उनके पास फैक्ट बहुत होता है किसी भी प्रकार का। मोहल्ले में बहुत सारे अंकल आंटी आपको मिल जाएंगे जिनके पास बहुत अच्छी रिपोर्टिंग होती है। फलाने की लड़की, फलाने का लड़का, चेहरे से ही आप जान जाएंगे। एक राउंड लगता है मोहल्ले में कि वो क्या उद्देश्य क्या होता है। अच्छा ये बताओ कि वो लड़का इस समय नहीं दिख रहा है, अच्छा इस शुक्ला जी वाली लड़की कहाँ चली गई, है ना, ये इस समय दिख नहीं रही है। शुक्ला जी को उतनी चिंता नहीं है, लेकिन मोहल्ले के कुछ लोगों को चिंता है, उनसे ये गुण सीख लीजिए। निबंध पर जब कोई भी टॉपिक आप लिख रहे हों या आपको लगता है कि इस पे आगे लिखना पड़ सकता है, उसके बारे में आँख नाक सूंघ के तो आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन आँख कान जरूर खुले रखिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त है कि उस शुक्ला अंकल और आंटी की तरह आप मत करिए, आपके पास और भी काम है। मोना का तहकीकात ही नहीं करना है कि मोना कहाँ गई, है ना। पिंटू के बारे में ही हमेशा नहीं सोचते रहना है कि पिंटू क्या क्या कितने सुट्टे मारता है, पिंटू के उठने बैठने की क्या, उनकी ग्रुप कौन सा है उसका, क्या टाइमिंग है उसके घर आने की। ये आपके काम की चीज़ नहीं है। लेकिन उनसे नज़र आप जरूर ले सकते हैं कि जिन नज़रों से सूक्ष्म मतलब जो छिद्रान्वेषण वो करते हैं, शुक्ला जी और शर्मा जी, शुक्लाइन और शर्माइन, वर्मा जी भी, गुप्ता जी भी, है ना, सब लोग। तो मोना कहाँ गई
ये हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन मोना गई तो मोना के बारे में क्या सोचा जा रहा है, पिंटू के बारे में क्या सोचा जा रहा है, ये जरूर इम्पोर्टेंट है। तो ये मोना का जो सामाजिक पक्ष है, एक लड़की होना, अगर वो लड़की है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं भाई। उसकी आइडेंटिटी में केवल अगर गर्ल्स और बॉयज की बात होती, गर्ल और बॉय की बात ही करें तो वो एक लड़की दूसरे तरीके से बस केवल बायोलॉजिकल लड़की है, कोई अंतर नहीं। लेकिन जब समाज जुड़ता है तो मोना पे ध्यान शुक्ला आंटी ज़्यादा देती हैं, शुक्लाइन आंटी। शर्मा जी का हमेशा जो रिसर्च विंग है वो मोना के आने जाने और उस पर काम करता है, क्योंकि मोना एक लड़की है तो उस पर पाबंदियाँ ज़्यादा है। इस तरीके से सोचिए और इससे केवल काम की बात निकालिए, मतलब ज़्यादा मत सोच लीजिए कि अब सब कुछ आप अपने दिमाग में ही रखेंगे। सारी बातें कहीं भी काम की नहीं होती हैं। कहाँ से निकालेंगे? इधर लिखता हूँ, न्यूज। उससे भी ज़्यादा जरूरी है आसपास की घटनाएं। पत्रिकाएं, मैगजीन्स जो पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ और न्यूज़पेपर। किताबें, कोई किताब आप पढ़ रहे हैं अच्छे राइटर की, पढ़ना चाहिए। आप सोचते हैं कि कोर्स ही नहीं पूरा होता है तो उसको क्या पढ़ेंगे? कभी कभी पढ़ना चाहिए। डिबेट्स, प्राइवेट चैनल की बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट डिबेट होती है उनकी, इसका आपके निबंध से कोई मतलब नहीं है। पहले लोकसभा राज्यसभा टीवी होता था, संसद टीवी, कुछ और बहुत सारे चैनल हैं जो डिबेट रखते हैं, अच्छी डिबेट होती है। आर्टिकल्स, इन सब की भाषा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भाषा की बात हुई थी, और साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनके कंटेंट को। कोई भी आर्टिकल आपको मिल जाए, कोई भी लेख आपको मिल जाए, कोई भी कविता आपको मिल जाए जो स्तरीय हो, समाज की किसी मुद्दे को उसने उठाया हो। बात तो 2 लाइन की है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे और बातें किताबी हैं। लेकिन ये कितना, इसमें आप सोचिए कि कितना फैक्ट है, कितनी बड़ी बड़ी बातें कितनी सरलता से इसमें 2 लाइनों में कह दी गई हैं, जिस पर आप एक पूरी किताब लिख सकते हैं। ये सब आप जानते हैं कि ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है, ऐसे ऐसे यहाँ से फैक्ट मिल जाएगा। लेकिन आज से आप करेंगे क्या? आप कभी कभी खुद पर ज़्यादा यकीन करते हैं। आप सोचते हैं आपको सब याद रहता है, आप सोचते हैं कि आप सुपरमैन हैं, आप सोचते हैं कि विवेकानंद जी से आप कम नहीं हैं। अच्छी बात है, आपको सोचना चाहिए। इन सब को पढ़ने के बाद में अपने आप पर यकीन तो रखिए, लेकिन यकीन रखिए अपने हाथ पर, और इसका बनाइए नोट्स। यकीन बहुत ना रखिए अपने दिमाग पर कि सब याद रहेगा। दिक्कत यही होती है कि हम सोचते हैं एक बार हम पढ़ लिए हैं, सब याद रहेगा, जहां जरूरत पड़ेगी डेटा डिलीवर कर देंगे। रिवाइज करिए, जिस्ट बनाइए। पूरा आर्टिकल पढ़ा और आर्टिकल पढ़ने के बाद में यहां से 10 पॉइंट्स हैं, उनको निकाल लिया, रख दिया। जब जरूरत पड़ी कॉपी उठाया, उनको रिवाइज किया। जहां पे जरूरत पड़ी ऐसे लिख रहे हैं,
ये सारा जो काम आप करेंगे ये आपके मेंस का जो जीएस का पेपर है उसमें भी बराबर काम आएगा। रिवाइज इसलिए करते रहिए कि आपको पता तो रहे कि आपने कुछ बना के रखा है, नहीं तो पता चला ऐसे लिखना होगा तो आपको पता ही नहीं है कि इस पे आपके पास मैटर है। बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत बार ऐसा होता है, और आपके पास जो सामग्री रहती है उसको आप उपयोग नहीं कर पाते हैं, कॉपी में रखे, बाद में पता चलता है अरे ये था तो हमारे पास, और फिर से आप डिगिंग करने लगते हैं। तो जो आपने किया है उसको रिवाइज करते रहिए तो पता चलता रहे। टू द पॉइंट अपनी चीज़ों को रखिए, डिबेट सुनिए, 10 पॉइंट उससे निकाल लीजिए अपने काम के। जहाँ पे पक्ष विपक्ष दोनों हो तो पक्ष के भी 5 पॉइंट तैयार करिए, 10 पॉइंट, 5 से 10 जो भी बने, विपक्ष के भी 5 से 10 पॉइंट आप लिख लीजिए। बाकी बातों से आपको कोई मतलब नहीं है। अपने दिमाग पर कम यकीन करते हुए अपने हाथ पर यकीन करिए और नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। आप बुद्धिमान हैं, आपकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी है, आपकी मेमोरी बड़ी अच्छी है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन रिवीजन नहीं होगा तो ये काम नहीं आएगा। आज से ही ये काम करना शुरू कर देना है। जो कुछ जहाँ भी पढ़ना है, जो काम का आपको लगे, एक डायरी या एक नोटबुक जैसा भी है, ऐसी डायरी आप रखिए। ऐसा ये छोटा सा ये नोटपैड आप लीजिए और इसके छोटे छोटे पन्ने, ये कैरी करने में आसान होता है, और आप इसको ऐसे बना के, इसको मैं इसीलिए रखा था कि आपको दिखाऊंगा, आप इसको अपने बैग में डाले रखिए। बैकपैक जो है आपका, ये लड़कियों के पास साइड बैग होते हैं, उसमें डाले रखिए। छोटा है, पतला है, तो आप इसमें फटाफट नोट कर लीजिए। छोटी छोटी काम, मोटे मोटे रजिस्टर रूम पे रखने के लिए होने चाहिए, साथ रखने वाले ऐसे, कहीं पे भी कुछ पढ़ा या कुछ दिमाग में आया, आप बैठे हैं, फट से खोला, उसको 2-4 लाइनें लिख दी। बेरोजगारी पे आपके दिमाग में, मान लीजिए कि छोटू को चाय देखते हुए आपने देखा, तो आपको लगा कि हाँ मामला सही नहीं है, कुछ विचार आपके दिमाग में आए, और वो इंस्टेंट जो विचार आते हैं वो बड़े बढ़िया विचार होते हैं। वो ऐसे विचार होते हैं कि आप अगर उसमें नोट कर लेते हैं तो बाद में आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि मैं भी ऐसा सोच सकता हूँ क्या अपने पे ही डाउट होने लगता है। जैसे आप कोई काम, कभी कभी आप रिकॉर्डिंग रखिए अपनी, तो कभी कभी लगता है कि मैं ऐसा बोला, अरे मैं ऐसा कैसे बोल गया, इतने अच्छे विचार मेरे कैसे आ गए, होता है। ये काम आज से ही शुरू कर दीजिए, तो जहाँ पर जो चीज़ ज़रूरी होगी तब दिमाग आपसे कहेगा कि हाँ मेमोरी में है, और लो भैया लिख दो। लेकिन आप उसके लिए थोड़ा सा काम करेंगे तब, बिना काम किए ये भी नहीं कहेगा। ये इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास का अंतिम बिंदु, 5 मिनट और लगेगा, इसको भी हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद में इस क्लास को समाप्त करते हैं। आंकड़ों का प्रयोग निबंध में कितना? 2 चीजें हैं, कितना और कहां। आंकड़े किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? क्या आंकड़ों के बिना कभी नंबर नहीं मिलेंगे? जब निबंध आप लिखने बैठते हैं तो सबसे बड़ी जो बात है वो यही आपके दिमाग में आती है कि हम अगर आंकड़े नहीं डालेंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि इसको कुछ आता है। ये बात, ये धारणा बिल्कुल गलत है। सारे निबंध में आंकड़े की जरूरत नहीं पड़ती। जिन निबंध में आंकड़ों की जरूरत पड़ती है उसमें भी इतने आंकड़ों की जरूरत नहीं पड़ती कि जब आप उसको लिख नहीं सकते। आपने प्रीलिम्स की पढ़ाई की है, आप लगातार जो मैंने काम बताया अगर वो करते रह रहे हैं तो 700 शब्द से 1000 शब्द जो भी आपको निबंध लिखना हो, 600 शब्द भी आप इसको रख लीजिए, तो इसका 10% आप अगर आंकड़ा यूज कर देते हैं 50-60 शब्द में, जो आंकड़े का रेशियो है, शब्द नहीं गिनना है, 10-15% अगर उसमें पार्ट आंकड़ों का होता है तो आपका काम चल जाएगा। ये जवाब हुआ कितना का। कहाँ? जहां बात समझानी हो, बेरोजगारी की बात आपने की, आर्थिक विकास की बात आपने की, महंगाई की बात आपने की, इसरो की उपलब्धियों की बात आपने की, है ना, आपने डेवलपमेंट की बात की, किसी योजना की आपने बात की,
सामग्री में दो बातें हैं। जो पत्रिका मैंने आपको बताया था, कोई भी पत्रिका आप पढ़िए, मंथली एक ही पढ़िए। दो पत्रिकाएं हैं, एक कुरुक्षेत्र और योग योजना। महीने में 2-3 आर्टिकल इसके इम्पोर्टेंट होते हैं, सारे नहीं, कोई ना कोई एक मुद्दे पे ये निकलती है ना। ग्रामीण विकास और ग्रामीण स्वास्थ्य, शहरों की अवसंरचना, मतलब ऐसे ऐसे मुद्दे होते हैं, कृषि, वैज्ञानिक परिदृश्य। तो 2-3 आर्टिकल जो उसके होते हैं उनको, उनका एफिजिस्ट बनाइए। एक काम और आप कर सकते हैं, पेपर के आर्टिकल आप काट पीट के भी थोड़े बहुत रख सकते हैं, कभी कभी अंडरलाइन करके, नहीं टाइम है अंडरलाइन करके उसको काट के रख लिया, अंडरलाइन है, काम लगा तो आपने पढ़ लिया। तो इन पत्रिकाओं का भी आप सहारा ले सकते हैं। आगे कोशिश रहेगी, जो ज़रूरत होगी हम आगे आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। बाकी ये सस्ती पत्रिकाएं, आप इसको लेके अगर अपने पास रख के पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही। यहाँ आपको आंकड़ों की थोड़ी सी ज़रूरत वहाँ पड़ती है जब आप बता रहे हैं कि बेरोजगारी है, तो आपने डेटा से दिखा दिया कि फलाने सन में 1995 में इतनी थी, 2005 में इतनी थी, 15 में इतनी थी, 20 में इतनी है, जो भी आपने दिखा दिया। थोड़ा बहुत आपने या पुराने से तुलना कर दिया जस्ट पहले से, तो वहाँ ज़रूरत है। यहीं पर मैं आंकड़ों में उनको भी जोड़ता हूँ जो उक्तियाँ होती हैं, जो महापुरुषों की बातें होती हैं, गांधी जी की बात, वो भी आपकी बातों को सपोर्ट करती हैं। तो आंकड़े जहां बात समझानी हो तो क्यों, क्योंकि ये आप जो कह रहे हैं उसका सपोर्ट। आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, तो आप दिखा दीजिए आंकड़ों से कि ये ऐसे बढ़ी है। आप कह रहे हैं कि घटी है बेरोजगारी, तो आप दिखाइए कि घटी है। तो आप किसी नीति आयोग की, यूएन की, WTO की, WHO की, जो भी जिस क्षेत्र के आंकड़े हैं उनके हिसाब से आप बताइए। किसी एजेंसी की आप बताइए कि एक, जहाँ पे आपको याद ना आ रहा हो तो ऐसी भाषा का प्रयोग करिए कि एक रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन अपने आप आंकड़े मत बना दीजिएगा। हो सकता है संस्था आपको याद नहीं, लेकिन आंकड़े लगभग सही, मोटे मोटे सही होने चाहिए। जहाँ पे बिल्कुल सटीक आंकड़े याद नहीं है, आप लगभग शब्द का इस्तेमाल करिए, फांसी नहीं हो जाएगी आपको, है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि टू द पॉइंट नहीं लिखे अब तो गड़बड़। लगभग आपने लगा दिया तो पॉइंट में कुछ अंतर है, 1-8% का आपने इधर उधर कर दिया है तो चल जाएगा। आंकड़े इसलिए होते हैं कि आपकी बात को ये सपोर्ट करते हैं। आपने वो बात कही, आंकड़े दिखा दिए। आपने वो बात कही, किसी की पंक्तियाँ उक्तियाँ कुछ आपने दे दी, कोई लाइन दे दी, कोई कविता कहानी लिख दिया, तो आपकी बात पुष्ट हो गई। अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए, उसको पुष्ट करने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि देखो मैं ही ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ये व्यक्ति भी जो बहुत महान व्यक्ति हैं, विचारक हैं, अमर्त्य सेन जी भी यही कर रहे हैं, है ना। मैं ही ऐसा नहीं कह रहा हूँ, RBI के पूर्व गवर्नर फलाने हैं, वो भी ऐसा कह रहे हैं। मैं ही ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी के भी जो बड़े अर्थशास्त्री हैं वो भी ऐसा कह रहे हैं। मैं ही ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट ऐसा साथ में कह रही है। तो आपने अगर ऐसा कर दिया, ऐसा दिखा दिया, तो आपकी बात जो आप कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा दम आ जाता है ना, थोड़ा सा बल आ जाता है उसमें। और वो जब बल आता है तो आपको वो सपोर्ट करता है। तो एग्जामिनर जो होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, बच्चे ने अपनी बात तो कही ही है, साथ में इसके पास नॉलेज भी है, अपनी बात को पुष्ट भी कर दिया है। तो आंकड़ों का प्रयोग 10-15% आप कर दीजिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। कम भी 5% भी करते हैं तो ठीक है, सटीक नहीं याद है तब भी ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि जिस मुद्दे पे आप लिख रहे हैं उसमें जहाँ आंकड़ों की ज़रूरत है, ऐसे मुद्दे जो यहाँ पर हमने, अब जैसे कोई योजना के बारे में आप लिख रहे हैं, है ना, मान लीजिए कि आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, तो इसके कुछ ऐतिहासिक आंकड़े आपको याद रखने होंगे। कौन कौन से कार्यक्रम है, कार्यक्रम भी तो आंकड़ों में आते हैं। आंकड़ों का मतलब केवल मैथमेटिकल डेटा नहीं होता है कि जहाँ पे अंकों की बात की जाए, जहाँ पे केवल आंकड़े मैथमेटिक्स में हो, वही नहीं होता है। आंकड़ों में तो योजनाओं के घटक भी होते हैं, आंकड़ों में योजनाओं के जो लक्ष्य हैं वो भी होते हैं, उसका भविष्य क्या होगा ये तो आपका विचार है, लेकिन उसके मोटो क्या है, उसके टारगेट क्या है, ये भी तो आपको लिखने होता है। तो इनका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे वैचारिक निबंध है तो वहाँ पर आंकड़े ठीक वैसे ही जैसे कि वो किसी के विचार हैं, वो भी आंकड़ों की तरीके से काम करते हैं। तो इस तरीके से आप करिए, अपने आँखों को खुला छोड़िए कि बातों को सुने, अच्छी बातों को, कानों को और आँखों को खुला रखिए कि अच्छी बातों को देख सकें। गांधी जी के 3 बंदर जो हैं बापू के, वो तीनों आपके लिए एक आदर्श स्थिति प्रस्तुत करते हैं, आपको वो सिखाते हैं। तो आँख कान खुले रखिए और मुंह से उतना ही बोलिए जितना ज़रूरी हो। संयमित भाषा का प्रयोग तभी आप
कर पाएंगे जब आप संयमित बोलते भी होंगे, क्योंकि रात दिन जो हम करते रहते हैं वही हमारे व्यक्तित्व में भी आ जाता है। तो ये काम आज से ही आप स्टार्ट कर देंगे। और ग्रुप में जो आपका ग्रुप है, उस ग्रुप में हर दिन किसी ना किसी मुद्दे पे आप लोग पॉइंट लिख के भेजना चालू करेंगे कि आज हमने फला किताब में, फला आर्टिकल में ये पढ़ा था। इसमें आप स्वतंत्रता है आपको, मैं स्वतंत्र करता हूँ, आपको स्वतंत्रता दे रहा हूँ कि किस मुद्दे पे आपको लिखना है। बाद में तो मैं मुद्दा दूंगा ही। तो कल का काम, जैसे आपने फैन पे बहुत सारे लोगों ने विचार दिया, आपको ये खिलवाड़ लग रहा होगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि आपको आदत डलवानी है मुझे, तो आदत तभी बन पाएगी जब आप ये सब स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आप पढ़ें, न्यूज़पेपर में, डिबेट में, आपके पास कुरुक्षेत्र योजना ये पत्रिका है जहाँ पे, तो एक दो टॉपिक का जिस्ट बना के उसमें भेजना शुरू करेंगे। सेंटर में टॉपिक लिखेंगे, पक्ष विपक्ष का मामला होगा तो पक्ष विपक्ष में, अगर उसके घटक विशेषताएं इन सब की बात होगी तो उस रूप में जैसा भी पढ़ेंगे एक शार्ट नोट बना के भेजना, उसमें ग्रुप में शेयर करना शुरू करेंगे। इससे आपका जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अब हम धीरे धीरे निबंध की तरफ बढ़ रहे हैं, जब आप बिल्कुल टॉपिक पे आ जाएंगे। सबको लगता है ना कि टॉपिक क्यों नहीं आ रहा है, ये सब बातें तो हम बचपन से जानते हैं, जानते होंगे, लेकिन ऐसे भी जानिए और ये काम करना शुरू करिए। रोज करना है, ये नहीं कि बस कल केवल करना है, आज दे दिया, रोज करना है। बस में भी बैठे हैं कहीं तो आप मोबाइल में टाइप करके वहीं पे टाइप कर दिएगा ग्रुप में, कुछ ना कुछ 2 4 10 लाइन आपको रोज सोचना है, लिखना है। आज मैं देखता हूँ कौन कौन करता है। थैंक यू सो मच। फिर मिलता हूँ।